नमस्कार। प्रोग्राम चर्चा खास लेकर हाजिर मैं रचना सेवक और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और हमारा ये खास प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। इस प्रोग्राम में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरपन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ। सर, रायबरेली में दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के राहु हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी दुखदाई बात है कि नेता प्रतिपक्ष उस परिवार से है, मतलब जिस परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए। नेता प्रतिपक्ष इस समय राहुल गांधी सांसद है और ये सपना संजोए हुए हैं कि आने वाले प्रधानमंत्री मैं बन सकता हूँ, सपना है इनका। और उस व्यक्ति का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, वो भी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ के वर्ती जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना, ये उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता मैं कह सकता हूँ, ये निंदनीय है, अमर्यादित है। लोकतंत्र में विपक्ष को निशाना, सरकार पर निशाना साधने की स्वाभाविक अधिकार भी है और स्वाभाविक स्थिति भी बनती है ये कि विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना, ये लोकतंत्र की एक बुनियादी बात है। लेकिन उस भाषा का जो इस्तेमाल है, देखिए हमारे चाणक्य नीति में उन्होंने बोला हुआ कि भाषा जो है वो आपका उत्थान और पतन का कारण बनती है। बिल्कुल सर। और पंजाबी जैसे कहे तो जुबान का जी है ना जख्म वो जल्दी भरता नहीं, तो तलवार का जख्म भर जाता। राहुल गांधी ने क्या ये पहला मौका नहीं है, पहला अवसर नहीं है। और स्वाभिमान सभा रायबरेली में स्वाभिमान सभा की मंच पे मैंने वो क्लिप देखी है टीवी पे। एक तो होता है शब्द का बोलना, जो शारीरिक भाव है, जो चेहरे के भाव है, उसमें स्वाभिमान की बजाय अभिमान ज्यादा चला। बहुत अग्रेसिव थे वो अग्रेसिव, मतलब इतने अग्रेसिव जो उसको जो देखिए आदमी की जो भाषा होती है ना, वो उसके व्यक्तित्व को भी दर्शाती है, जिस माहौल में मैं पला बड़ा उसको भी दर्शाती है। तो ये जो बातें जब सोचता हूँ, क्योंकि जब वो समाज में निकलता आदमी तो उसके वाणी से ही उसके परिवार का, उसके समाज का, उसकी सोच का, उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का पता चलता सब कुछ। तो राहुल गांधी जो अपने आप को देश का आने वाले प्रधानमंत्री के रूप का सपना देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जब वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल, पहले भी उन्होंने चौकीदार चोर या इस तरह का भाषण बोला, उनकी सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसा बोला। देखिए जिसको वो बोल रहे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं, इनकी अपनी छाप, साख, छवि सब कुछ कमजोर हो रही है दिन ब दिन। और ये जो स्थिति है, ये आने वाले समय उनके भविष्य पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे उनका लालन पालन जो मैंने पहले बात की है, उसमें उनको भारतीय सभ्यता, संस्कृति या उस चीज़ का ज्ञान है या उन कमी है। क्योंकि जिसको भारतीय संस्कृति सभ्यता उसको पता है, उसको मर्यादा क्या है, वो चीज़ उसको समझ लगती है कि कौन सी भाषा किस समय कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये एक माहौल ऐसा जिसमें वो बड़े पले बड़े हैं वो मिला। फिर उसके बाद पार्टी की स्थिति ऐसे कि उन पार्टी में उनको कोई ऐसा सीधा कहने वाला नहीं, वे आप ये भाषा का इस्तेमाल ना करें, इससे पार्टी को भी नुकसान है, उनको अपने छवि को भी नुकसान है, परिवार की छवि को भी नुकसान है। तो ये स्थिति अगर हम जाए तो ये नकारात्मक नीति जो करते, सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देना जो कर, तो ये अगर हम जाए पीछे तो मुझे इस मतलब मैं शिशुपाल आता है किरदार महाभारत में, वो श्री कृष्ण को हमेशा निशाने पे रखते हैं, हमेशा गाली अपमान करना, वो करना, ये शिशुपाल की राह पे चले।
और शिशुपाल का पतन हुआ। वो योद्धा था, वीर था, सब कुछ था, पर लेकिन उसकी जो नकारात्मक सोच थी, जो गाली देने की, भगवान को गाली देना या अपमानित करना, जो तो इसी तरह ये आज के युग में मैं समझता हूँ कि शिशुपाल की राह पे चले हुए हैं राहुल गांधी, और ये इनका पतन का कारण बनेगी, जो इनकी वाणी, जो बोली, जो सोच है इनकी। अगर और ये अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि संघ, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये तुष्टीकरण की नीति को छोड़ के, जो कांग्रेस ने पहले 60 साल जब 70 पर आई, उसके विपरीत चल रहे हैं। और लोगों ने पिछले 3 चुनावों में इनको, इनकी जो कार्यशैली है, इनकी सोच है, इनके विचार को पर मोहर लगाई है, और संविधान के अनुसार बैठे हैं और संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी अगर यही सोचते हैं कि जो पुरानी तुष्टीकरण की नीति है कि 15 से 20% जो मतदाता को खुश कर, मुस्लिम मतदाता को खुश करना, या उसको ये इस गाली से हो सकता है मुस्लिम मतदाता जहाँ पे जो है वो खुश हो कि हाँ जी इन्होंने प्रधानमंत्री को, लेकिन जो देश का बहुमत है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, जो भारतीय के सनातन सभ्यता को विश्वास करता है या लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो इस भाषा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के व्यक्तिगत रूप से आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि अगर ये इसी राह पे चले तो फिर वो शिशुपाल के इतिहास में जाएं और नकारात्मक और भी बड़े बन जाएंगे। गाली देने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ी सोच और बड़े कर्म से ही आगे निकल सकते हैं। और देश में इस समय जो स्थिति कांग्रेस की है, अगर उसको उभारना है तो फिर इनको अपनी सोच में, अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर पतन की ओर जाएंगे। 3 आ गए हैं तो 29 सिर पे खड़ा है, आया 29 भी, तो 29 तक अगर इसी राह पे चले तो इनकी, मैं समझता हूँ कि मैं आज ही भविष्यवाणी कर देता हूँ कि अगर राहुल गांधी इस राह पे, तो इनका जो सपना, जो भी सोचते हैं, वो पूरा होने वाला नहीं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार की। सर, पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने इमाम, मुअज्जिन और पुरोहितों के लिए चल रही धार्मिक सहायता योजनाओं को जून से बंद करने और साथ ही साथ बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले करने का जो फैसला किया है, आप उस पर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल का ये जो फैसला है सही है? ये केवल 2 फैसले नहीं है, उनका अवैध बूचड़खाने बंद करने का फैसला, जो बीएसएफ को ममता सरकार ने फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी थी, वो फैसला, और चिकन नेक है जो बांग्लादेश के साथ और असम के साथ मिलने वाला जो रास्ता है, उसमें 145 एकड़ वो चिकन नेक जो एरिया 145, वो भी सेंटर को तय किया। और उसके साथ उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज में जो ज़्यादा कार, आरजी कार के, उसकी फाइल खोली। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण, और ये सारे जो फैसले हैं ये देश हित में है, प्रदेश हित में है, क्योंकि इस एक समझे कि ममता बनर्जी की हार का क्या कारण था। वहाँ में 3 मुख्य कारण था। एक तो तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण, दूसरा उनका जो गुंडा राज था, भय बना दिया, उनके जो माफिया थे उन्होंने, जैसे पीछे खबरें हैं कि कलेक्शन बाजारों में भी करनी, बाहर सड़कों में, हाईवे पे भी लोग करनी, और उसके बाद उनके जो एक भय के साथ था भ्रष्टाचार। उनके जो मंत्री कितने में पकड़े भी गए, कैसे उनके सारा कुछ, तो ये सारा जो माहौल बना था, उस माहौल को देख, उस माहौल में भी शुभेंदु आप निकले थे, उन्होंने घोषणा की थी कि ये सब तोड़ देंगे, सब कुछ होगा। तो आते ही उन्होंने वो फैसले लिए, बूचड़खाना बंद करना, लाउड स्पीकर की आवाज करना, जो मंदिर उन्होंने बंद किए हुए थे मुस्लिम बाजारों में, जहाँ वो खुलवाए, और फिर जिन्होंने जो टीएमसी के जो दफ्तर थे जो अवैध सरकारी जगह पे बने हुए थे, उनको तोड़वाया। और जो राष्ट्र, देखिए ये सारे जो फैसले हैं, ये लोगों के जो उनको समर्थन मिला, ये इसी कारण मिला था। तो उन्होंने तत्काल वो चीज की कि जो लोगों ने जिस तरह 92% दिया, तो उनका, और उस विजय के बाद लोगों में ये भय जो था ना, भय मुक्त होना, जिस तरह उन्होंने होली मनाई या दिवाली मनाई कह सकते हैं बंगाली ने, तो वो अपने उस चीज को भांपते हुए, ये एक तो काम हुआ। एक तो
दूसरा मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित में भी काम, अगर बीएसएफ देखो घुसपैठिया के बात बनी वहाँ, तो वो चिकन नेक और फेंसिंग ये दो जगह थी। बांग्लादेश के अगर याद हो आप तो चाइना गया था उस समय, जो तत्कालीन राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने कहा था चाइना में साथ मिले तो हम चिकन नेक को बंद कर देंगे तो सारे ये पूरी क्षेत्र कट जाएंगे, अब चाइना साथ दे। तो इस बात को भी ममता बनर्जी ने अनदेखी किया कि ये राष्ट्र हित में है कि ये चिकन नेक पे और बीएसएफ को फेंसिंग के सारा, अब इन्होंने तो 145 एकड़ सेंट्रल सरकार को दे दिए, आप ही संभालो, जो चिकन नेक के प्रदेश से राष्ट्र हित में है कि आप संभालो, फेंसिंग की 45 दिनों में उन्होंने जगह दे दी, 45 दिनों में कंप्लीट कर लो। तो ये चीजें बताती हैं कि राजनीतिक विरोध, जैसे मैंने राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी ने भी टकराव की नीति ली, केंद्र से भी ली और फिर तुष्टिकरण की नीति, ये दो नीतियों के कारण उनका पतन बना। और अब ये रास्ता शुभेंद्र सरकार के, एक तो देश हित में जो फैसले हो गए, दूसरा है टकराव नीति की छोड़कर, क्योंकि वहां पे बेरोजगारी भी बढ़ी है, काम का इफेक्ट है बंगाल में। अब जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना भी लगेगी, डेवलपमेंट विकास के रास्ते भी खुले। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक समय की मांग को पूरा करते हुए प्रदेश और देश हित को सुमुख रखते हुए उन्होंने सारी बातें की और एक संदेश दे दिया अपने प्रदेश के जो बहुमत समाज है या राष्ट्र को भी। मैं समझता हूँ कि परिवर्तन का समय है और जो परिवर्तन को समझे, उन्होंने गुंडागर्दी जो पथरावबाजी हुई है पुलिस के साथ खड़े हुए हैं कि नहीं, तो ये चीजें राजनीतिक विचार में बदलाव और परिस्थिति के अनुसार जो हालात बने हैं उन पे अमल करने की बात है। तो इसके लिए शुभेंद्र सरकार को एक, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा, लोगों की आकांक्षा अपेक्षा भी यही थी कि शुभेंद्र सरकार तत्काल कुछ करे। तो ये राहत वाला काम है, जो जितने भी है राष्ट्र हित में भी है, प्रदेश हित में और समाज हित में, इसको स्वागत करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जो आवारा कुत्ते खतरनाक या संक्रमित हैं, उन्हें मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो आप इस फैसले की महत्वता पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद एक पेट लवर हूँ, मेरे पास उसमें आगे भी बहुत बार चर्चा की गई। मेरे पास घर में 5 तो मेरे पास ही घर में ही रखे हुए हैं, छोटे हैं तो है। ये जो फैसला है इसका विरोध भी हो रहा है, इसके समर्थन भी आ रहा है, पर ये व्यवहारिक स्थिति ये है कि 2025 में दिल्ली में एक कांड हुआ था, तो कुत्ते के कारण बच्ची थे शायद, उसको हमला किया तो उसकी डेथ हुई। उस देखते हुए, जो कुत्तों के हमलों को बढ़ते हमलों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया था। और उस समय ये राज्य सरकार और केंद्र प्रशासित राज्यों में कि जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, स्कूल है, जो सरकारी डीसी ऑफिस है, सेशन कोर्ट्स हैं, जहाँ पे लोगों का रोज आना जाना है, वहाँ से जो ये आवारा कुत्ते हैं इनको उठाया जाए, स्टरलाइज किया जाए, वैक्सीनेशन दिया है और शेल्टर होम में रख दिया जाए। और जब ये फैसला दिया तो इस फैसले के अगेंस्ट जो एनजीओ थे या दूसरे संगठन, उन्होंने इसको चुनौती दी कि ये बेसिक जो हमारी पॉलिसी बनी हुई है पुरानी, एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी को, उसके खिलाफ है जब बना दी, तो इसको पुनर्विचार होना चाहिए। बड़ी एक नहीं कई याचिकाएं वहाँ पे आके न्यायालय ने अब 25 के चलते इसको अब 26 में जो फैसला दे दिया, उसमें उन्होंने अपने फैसले पे कायम रहना कि ये होना है। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दे दिया जो आपने कहा कि जो संक्रमित हैं या बीमार हैं या पागलपन के हैं, जो शिकार हो चुके रेबीज के, तो उनको आप मौत भी दे सकते हैं। पर साथ में उन्होंने शर्त लगाई कि वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के साथ जो हो, क्योंकि क्रुएल्टी वो से ना हो। अब ये एक बेसिक बात जो न्यायालय ने कही कि संविधान की धारा 21 में व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ये उस अधिकार में उनका घूमने का भी एक उसका बुनियादी मौलिक अधिकार है, वो घूम फिर सके। क्योंकि कुत्तों के आक्रमण जो स्कूलों और अस्पतालों में या तो बुजुर्ग आते हैं या बच्चे आते हैं, और उस तरह उस जो डर है
बुजुर्ग सुबह सैर निकलने से डरते हैं, बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिस देश में करोड़ों लोग एक वक्त रोटी के लिए संघर्ष है, आज सरकार ही 80 करोड़ लोगों को खाना दे रही है, वहां पे कुत्तों की बढ़ती संख्या अपने आप में एक चुनौती है। देखो, कुत्ता आदमी का एक वफादार जानवर शुरू से आदि युग से चला आ रहा है। दोनों का एक आपस में रिश्ता, अटूट रिश्ता है। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि समाज की दृष्टि भी बदली है। अगर पीछे एक हुआ था कि एक बच्चे को उस तंदूर में, चंडीगढ़ में शायद इंसिडेंट हो गया, तंदूर में फेंक दिया, वहां उसके सामने खड़ी चीखा मार रही है, रो रही है, जो भी है। तो वो ये इसी तरह पत्थरबाजी अब बच्चे भी मारते हैं, बच्चे जो देखे तो समाज का जो रवैया वो भी बदल गया। वो पथराव, डंडा मारता है, कुत्ता डरता है। तो कुत्ते की होता है कि वो डर से अग्रेसिव होता है, एक बात। दूसरी बात, आवारा कुत्ते कितने छोड़ जाए। देखिए, जो पालतू है, हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कानून है कि आप संगली लेके जाएं, खुला ना छोड़े, क्योंकि बीच में पालतू कुत्ते भी अग्रेसिव, उन्होंने भी किया, मालक भी साथ होता है, फिर भी वो बच्चे पकड़ लेते हैं किसी को। ये भी इंसिडेंट सामने हो। तो ये चीजें देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि आवारा कुत्तों को फिर दोबारा उसी तरह छोड़ा जाए। जब पालतू कुत्तों को हम संगली लेकर चलते हैं तो आवारा कुत्तों को भी एक नियमित संख्या तक तो बर्दाश्त की जा सकती है। शेल्टर होम, अब कई एनजीओ ने यह आरोप लगाया कि जब अगर आप वहां से दे जाएंगे तो कुत्ते का तो वो एरिया खाली हो जाएगा, तो कोई और आ जाएगा बीच में। ये भी एक प्रश्न चिन्ह वाली बात है कि प्रैक्टिकल साइड देखनी है। पर मुख्य रूप से ये बात हम समझें कि जानवर से ज्यादा हमें इंसान की जिंदगी बहुत है। एक बात तो हमें माननी चाहिए। और जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, इंसान भारत में भी, उसके पैरेलली अगर कुत्तों की आबादी भी बढ़े और वो भी सड़कों पर बढ़ता जाए, उसे संभाल ना पाए हम, तो ये अपने आप में दोनों में टकराव की जो आपस में रिश्ता इंसानी और जानवर का था, अगर हम देखें तो हाथियों के पीछे जंगल कम हो रहे हैं तो हाथी भी ये भी किसी आ रहे हैं। तो ये नेचर के साथ जो स्थिति है, अगर जंगल कम हो रहे हैं, वातावरण बदल रहे हैं, शहरों की, समाज की बदल रही है, तो उस समय वो पुरानी चीज को हम मेंटेन नहीं कर सकते। फिर तो समय के अनुसार जो आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसको मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए एक व्यवहारिक फैसला दिया है कि अगर देखिए ना, अगर कोई बीमार कुत्ता भी है, उसको आप मार नहीं सकते, तो उसको कौन संभालेगा। मतलब एक प्रैक्टिकल साइड है, अगर वो बीमार है, संक्रमित है, जो रेबीज, तो उसको कौन संभालेगा। वो मारना है उसकी हाल है। दया मृत्यु अब तो इंसान भी मांगते हैं कि दया मृत्यु हमें मिले, तो जो कुत्ते को भी दया मृत्यु एक तरह से उसको, उसकी जिंदगी जो चल रही है उसको खत्म किया जाए तो फर्ज है। तो ये एक प्रेजेंट जो हालात है देश के या समाज के, जो समझे, उसको देखते हुए को ये एक इंसान ही अगर डर जाए तो संतुलन बदल गया ना। जो जानवर हावी हो जाए इंसान में तो वो तो गड़बड़ हो गई। तो उसको बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ कि हाँ, उसमें ये है, अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इसमें फिर बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये जो विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार और समाज में जो एनजीओज है वो एक्टिवेट हो कि जो दया मृत्यु हुआ वो भी, या जिनको स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन होनी है, ये शेल्टर होम है, उनको कैसे मेंटेनेंस, उनके इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एकदम तो हो नहीं जाना, है धीरे धीरे चलेगा ये प्रोसेस। उसके लिए अगर पेट लवर्स जो है वो सरकार को कोई इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर सकते हैं, टाइम दे के भी कर सकते हैं, खाने के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इस तरह के करके कि आप अपनी भावनाओं को भी संभाल के रखें, वो भी बनी रहे, जो एक बेजुबान है उसकी भी जिंदगी ठीक रहे, क्रुएलिटी ना हो उसके साथ भी हो। तो इस तरह का एक वातावरण बनना है। तो वो बनना भी इंसान नहीं बनाना है, जानवर तो बनाना है। तो जो विरोध कर रहे हैं, मैं समझ विरोध के बजाय वो सरकार के साथ मिलकर इस नया जो फैसला आया, इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वो ज्यादा सक्रिय हो, तभी जाकर मैं समझता जिनके साथ उनको प्यार है, अफेक्शन है, जो चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो एक संस्थाएं बनी हुई है पेट लवर्स की, उन सबको सक्रिय होकर इस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इसका ठीक रहा है, तभी सफल होगा। नहीं तो फिर ये भी परेशानी का कारण बन सकता है।
प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम चर्चा खास का रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ। सर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ये घोषणा की है कि अगर किसी परिवार में तीसरा बच्चा होता है तो 30,000 रुपए और अगर चौथा बच्चा होता है तो 40,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो जनसंख्या से जुड़े ऐसे फैसलों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उन्होंने जो आर्गुमेंट दिए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो जन्म दर है, फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.5 है, और इससे हमारे जो आने वाले समय में युवा कम होते जाएंगे, और बुजुर्ग उन्होंने बोला है कि 2047 तक 23% हमारे प्रदेश के बुजुर्ग हो जाएंगे। अब उसकी उन्होंने आगे का जो आपने सुविधा दी है, उन्होंने आगे कहा कि जो दूसरे बच्चे की डिलीवरी टाइम भी 25,000 रुपये दिया जाएगा, और उसके साथ साथ बोला उन्होंने कि 1,000 रुपया 5 साल तक बच्चे की लालन पालन के लिए भी दिया जाएगा, 1,000 महीना वो देंगे, और फिर 18 साल तक उनकी शिक्षा भी देंगे। ये सारे उन्होंने इस अपने पॉलिसी कर। अब पहलू ये है कि जो बात वो कह रहे हैं कि विदेशों में भी ये चली, चाइना या जापान, इधर भी बच्चे कम हो रहे हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि देश बुजुर्ग होता जाएगा, बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी तो कमाई के कारण रहने वाले हैं, युवा कम हो जाएंगे। अब दोनों पहलू हैं। युवा कम होने से मतलब काम करने वाले कम हो गए, काम करने वाले कम हुए तो कमाई कम होगी, और दूसरी तरफ बुजुर्ग बढ़ेगी तो उनकी रख रखाव के लिए खर्चा ज़्यादा हो गया, सारी चीज़ें। अब दूसरा पक्ष ये है कि जब जनसंख्या अगर बढ़ गई जिस हिसाब से ये कह रहे हैं, तो जो हमारा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर दबाव पड़ेगा। हमारे पास जो प्रकृति की जो देन है वो एक सीमित है, उस पर भी होगा। तो सारी कहते हैं कि जब आदमी आता है तो उसके ये जो पॉलिसी अगर लें तो पेट को रोटी हाथ को काम दे देंगे। और एक हमारे जो पंजाब में वो बच्चों को लेके चलती है, अब वो है तो ये कि सच्चाई तो ये है कि आजकल एक बच्चा क्योंकि कामकाज ज़्यादा, मतलब औरत महिला भी पुरुष भी दोनों काम में है, तो उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई, इनका शादी घर बार बनाने के लिए पैसे, तो स्थिति को देखते हुए वो उस हिसाब से रखते हैं, कई तो करते ही नहीं। अब तो ये हो गया। पर उन्होंने बताया कि उनके 1 या 2 वाले हैं ज़्यादा। इसमें हमारे पंजाब में ये पुरानी जो कहावत वगैरह, एक बच्चे दी मां अन्नी, 2 दी कहानी, 3 बच्चों दी सुलखनी। क्योंकि जो कहने वो इसी से नहीं, पर बेसिक ये है कि एक बच्चे की माँ की ममता सारी एक बच्चे में सीमित होती है, वो दाएं बाएं देखती नहीं, उसका दिन शाम सुबह शाम रात उसकी सांस उसी में फंसी होती है कि एक बच्चा मेरा उसी को पालना है। दूसरे में कहानी के अंदर फिर भी थोड़े बहुत दाएं बाएं वो देख लेती है। तीसरी सुलखनी वो दुनियादारी सारी व्यवहारिक हो जाती है कि हाँ 3 बच्चे पालना है। तो मेरे हिसाब से भी ये जो है पॉलिसी जो है वो 2 या 3 बच्चे है। पहले हमारा नारा यही था सरकार का, हम 2 हमारे 2, फिर बीच में आके हम 2 हमारा 1। अब चाइना ने भी ऐसे कर दिया था, अब उसने भी कहा जावेद, और 2 या 3 इसके बीच में, इससे ज़्यादा भी नहीं होने, चौथा बच्चा ये नहीं। हाँ 2 या 3 के बीच में, जो अपने हालात के हिसाब से 2 मिनिमम मैक्सिमम 3 इसमें चलना। अब जो इसका एक एंगल पॉलिटिकल भी है जो आंध्र प्रदेश का, वो ये है कि तमिलनाडु में भी ये इशू उठा था, क्योंकि अब परसिमन होना हमारा जो दोबारा जनगणना चल रही है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होनी है सारी। तो साउथ वाले ये कहते हैं कि हमने जो पहले जो जिस समय हम 2 हमारे 2 हम 2 हमारा 1 वो नीति हमने अपनाई, उस कारण हमें अब तो हमारी जब लोकसभा की सीटें कम हो जाएगी, डिलिमिटेशन जब आएगी तो हमारी जनसंख्या कम है, तो नॉर्दर्न स्टेट्स की जो जनसंख्या अधिक है क्योंकि उधर बच्चे ज़्यादा है, तो वो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, तो जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हमें बच्चे ज़्यादा चाहिए। ये एक एंगल ये भी है। अब इस लड़ाई में पीछे सरकार ने यही कहा था कि जितने जिसके हैं 50% सब बढ़ा लो, इस चक्कर में ना पड़े, हम ये झगड़ा ही ना हो। वो एक सरकार की थी पर नहीं मानी, बात खत्म हुई। अब समस्या यह है कि अगर इसी चक्कर में हम रहे जनसंख्या,
होना ये चाहिए कि 2 या 3 के बाद अगर है तो मैं समझता हूँ कि जो परिवार, देखिए ज्यादा बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके तो बच्चे कम है इस समय, बिल्कुल सर। जो अनपढ़ या गरीब है मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे ज्यादा है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि अगर 3 से आगे बच्चे होते हैं तो जो ये है उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं गरीब परिवारों को, तो उनको हो कि फिर ये नहीं हो, ताकि देखिए एक तो समाज में एक समाज वर्ग ऐसा भी है बैलेंस बना जो रहे। जो ज्यादा बच्चे करना चाहता है, मुस्लिम बिल्कुल। वर्ग में कुछ एक वर्ग सारे नहीं है उनमें एक, इसी तरह हिंदुओं के गरीब बच्चे जो फैमिली है वो भी बच्चे ज्यादा करते हैं। तो ये हो कि उनको जो बुनियादी सुविधा मिल रही है सरकार, जो चाहे नौकरी की है, चाहे खाने की है, चाहे गैस की है, चाहे, तो उस पर कुछ ना कुछ उनको प्रतिबंध लगे भी अगर 3 से आगे गए तो ये सुविधाएं आपकी कट जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन किस कम्युनिटी का किस धर्म का है जगह, ताकि एक देश की बेस भी बना रहे और कंट्रोल भी रहे। और भारत आज युवा देश है तो आगे भी ये ट्रेंड बना रहे, ना कि हमारे भी अगर 1-2 पे रह जाए तो भारत में बुजुर्गी धीरे धीरे 2047 तक जब पहुंचेंगे तो वो स्थिति ना बने, हम वो कमाई वाले पूत बने रहे। तो उसके लिए 2 या 3 बच्चे के रखें, पर 3 से आगे जो करते हैं ये भी एक चिंता वाली प्रश्न है। और उसके लिए सरकार को नीति यही समझता हूँ कि जो करें उनको सरकारी जो सुविधा है राशन की, नौकरी की, गैस की या और आर्थिक सुविधाएं मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए, कम से कम वार्निंग इमीडिएट होता है, आज नहीं तो साल 2 साल में उसका असर आएगा। बाकी ये अंधी दौड़ है, इसमें अगर इस तरह के चले तो वो संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारा। ये एक तरह से फिर नेचर के अगेंस्ट भी चलेंगे हम, क्योंकि जो बुनियाद बेसिक चीज़ है फिर वो हाथ और को काम और पेट को रोटी और एक बुनियादी चीज़ें वो शायद हम आज भी नहीं दे पा रहे, तो आगे कैसे दे सकेंगे। फिर हम विकसित देश के जो सपना है उसको शायद साकार ना कर सकें। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, सरकार और समाज सब जो बुद्धिजीवी मिलके इस पे एक परमानेंट पॉलिसी बने, ताकि देश भी सामने जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए, ताकि जनसंख्या कम भी ना हो और युवा भी बने रहे, वर्ग बराबर है और बुजुर्गों का संभाल भी हो सके, और हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी ज़्यादा दबाव ना बने। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा खास। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।